हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल उनके आदेशों को तब तक नहीं मानते जब तक उनकी बाहें न मरोड़ी जाएं। दिल्ली की अदालतें फंड की कमी से जूझ रही हैं, लेकिन केजरीवाल की पार्टी कहती है कि अदालतों के लिए हमने जितना किया उतना किसी के लिए नहीं किया, जबकि हकीकत यह है कि एक कमरे को 3-3 जज शेयर करते हैं। कुछ जज तो सिर्फ फाइल्स को रिकॉर्ड करवाने के लिए ही अदालत आ पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी से दिल्ली की अदालतों का काम काफी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल सरकार को फटकार लगा चुकी है। दिल्ली सरकार के रवैये से नाराज होकर एलजी ने सभी पेंडिंग फाइल्स वापस भेजने का आदेश दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर आंख तरेर दी। केजरीवाल को फटकार लगाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं। आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही? एपेक्स कोर्ट ने सरकार को गुरुवार तक फंड देने के निर्देश दिए। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाएं लंबे अरसे से अटकी पड़ी हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी बेंच में शामिल थे। कोर्ट ने कहा कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाईकोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते? आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे। ये एक मॉडल हाईकोर्ट है और इसकी हालत देखिए, जजेस की ट्रेनिंग चल रही है, कोर्ट रूम तक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। सीजीआई ने पाया कि मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक ही हाईकोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स और 813 अधिकारियों को स्वीकृत संख्या के संकेत मिलते हैं। अब मंजूरी प्राप्त इस संख्या को 118 कोर्ट रूम्स की जरूरत है, साथ ही 114 और कोर्ट रूम्स की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि फंड में देरी होना दुखद है। साथ ही कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया भी सही नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए। कोर्ट का कहना है कि मीटिंग के जरिए जिला न्यायपालिका में कमी को दूर करने का तरीका निकाला जाए। इसके पहले फंड की कमी की बात दिल्ली हाईकोर्ट भी उठा चुका है। तब हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा था कि अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह ही नहीं है। हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह या फंड्स नहीं है। किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं है। दिल्ली सरकार न पैसा दे रही और न ही जगह। हम बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे फंड्स जारी नहीं कर रहे। इसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार द्वारा अदालतों, न्यायिक बुनियादी ढांचे, त्वरित न्याय और न्याय प्रशासन प्रणाली से संबंधित करीब 18 फाइल्स और प्रस्तावों पर हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ऐसी सभी फाइल्स को 3 दिन के भीतर निर्णय के लिए उनके पास प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। ये फाइल्स 6 महीने से दिल्ली सरकार के कानून मंत्री के पास लंबित हैं। राजनिवास के सूत्रों के मुताबिक इन फाइल्स में रोहिणी में जिला न्यायालय परिसर के निर्माण, राउजेवनी कोर्ट में वकीलों के चेंबर, जिला अदालतों के लिए थिन क्लिंट मशीन्स की खरीद, फैमिली कोर्ट के लिए प्रिंटर, राज्य और कानूनी सेवा प्राधिकरण के गठन, आधिकारिक रिसीवर की नियुक्ति और दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केरल की पुलिस ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का रूट प्लान एसएफआई को लीक कर दिया और बीच रास्ते में उनको घेरने की योजना बना ली गई। आरिफ मोहम्मद खान ने केरल की विजयन सरकार को उन पर हमला करवाने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एसएफआई पर आरिफ मोहम्मद खान के आरोपों को सही करार दिया, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन में तकरार शुरू हो गई। सीपीएम को शशि थरूर की बातें नागवार गुजरी। आरिफ मोहम्मद खान ने इस घटना को लेकर सीएम पिनरई विजयन पर हमला बोला था और कहा था कि मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा गया था। अब शशि थरूर ने टिप्पणी करके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की बात का समर्थन किया है और कहा कि उनकी बात सही है और उनके डर को समझा जा सकता है। शशि थरूर ने कहा कि एसएफआई के गुंडों ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कार को रोका और उन पर हमला कर अपमानजनक व्यवहार किया। उनका डर पूरी तरह से समझा जा सकता है। कम्युनिस्ट शासन में पुलिस कानून व्यवस्था को बर्बाद करने की एजेंट बनी हुई है। पुलिस ने गवर्नर पर हमले की परमिशन दी। इसके अलावा सीएम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बदसलूकी की गई।
ये शर्मनाक है। इस तरह कम्युनिस्ट छात्र संगठन के लोगों को गुंडा बताने से सीपीएम भड़क सकती है। एसएफआई के सदस्यों ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान की कार का पीछा किया था और नारेबाजी की थी। उनकी कार पर भी हमले की कोशिश हुई थी। ये तब हुआ जब गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट जा रहे थे, जहां से उन्हें दिल्ली आना था। इसे लेकर आरिफ मोहम्मद खान भड़क गए और उन्होंने सीधा सीएम पिनरई विजयन पर हमला बोलते हुए कहा कि नुकसान पहुंचाने के लिए गुंडों को भेजा गया था। गवर्नर ने कहा कि क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो और वहां प्रदर्शनकारियों से भरी हुई कारों को परमिशन दी जाए? क्या पुलिस किसी को सीएम की कार के पास आने देगी? यहां प्रदर्शनकारियों की कारें खड़ी थीं और पुलिस उन्हें बिठा देती है और फिर वे भाग लेते हैं। इसलिए मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं कि ये कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने मुझे शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। मुझे गुंडों ने आखिर कैसे तिरुवनंतपुरम की सड़कों पर कब्जा कर लिया? गवर्नर ने कहा था कि उन्हें सिर्फ काले झंडे ही नहीं दिखाए गए बल्कि उनकी कार को दोनों तरफ से घेर लिया गया। आरिफ मोहम्मद खान के आरोपों को एक तरह से सही ठहराते हुए राज्य खुफिया विभाग ने कहा कि उसने पुलिस को केरल के राज्यपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना के बारे में 3 चेतावनियां जारी की। ये चेतावनियां 24 घंटे के अंतराल में जारी की गई थीं। इसमें काले झंडे वाले प्रदर्शन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ संभावित हमले की चेतावनी दी गई। यही नहीं, आखिरी रिपोर्ट में विरोध प्रदर्शन को संभावित जगहों का भी जिक्र किया गया। स्टेट इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि राज्यपाल को अतिरिक्त सुरक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा खुफिया विभाग को पता चला कि राज्यपाल का ट्रैवल रूट शहर के पुलिस आयुक्त को गुप्त रखने के निर्देश दिए गए थे। खुफिया विभाग का दावा है कि पुलिस एसोसिएशन के लीडर ने इसे सोमवार सुबह एसएफआई को लीक किया था। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने या तो घोटालेबाजों को मंत्री बनाया या फिर घरेलू हिंसा करने वाले लोगों को। दिल्ली में केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को मंत्री बनाया था, जो अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटता था। पत्नी पर कुत्ता छोड़ने का भी आरोप उस पर लगा, तो केजरीवाल ने सोमनाथ भारती को मंत्री पद से हटा दिया, लेकिन वह आज भी आम आदमी पार्टी का विधायक है। अब ऐसे ही आरोप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद उनकी बेटी ने लगाए हैं। भगवंत मान की बेटी सीरत के अंदर भगवंत मान को लेकर इतनी नफरत है कि उसने मान को अपना पिता मानने तक से इनकार कर दिया और वीडियो जारी कर कहा कि भगवंत मान ने अपने राजनीतिक करियर के लिए बीवी बच्चों को छोड़ दिया और अब वो तीसरे बच्चे के पिता बनने जा रहे हैं। बेटी ने वीडियो में कहा कि मान शराब पीकर संसद, विधानसभा और गुरुद्वारा जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार अपने बेटे को भी सीएम हाउस से निकाल दिया था। उनकी ऐसी ही हरकत के बाद उनकी पहली पत्नी और बेटी विरोध में उतरे और पंजाब सीएम को बेपर्दा करने की बात कही। बेटी ने 5 मिनट 19 सेकंड का वीडियो शेयर किया और कहा, मुख्यमंत्री भगवंत मान तीसरी बार बाप बनने वाले हैं। ये बात उन लोगों को दूसरों से पता चलती है। भगवंत मान ने इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं बताया। सीरत ने सवाल किया कि भगवंत मान ने अपने पहले 2 बच्चों की तो जिम्मेदारी निभाई नहीं, अब वो तीसरे बच्चे को ला रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? सीरत के इस वीडियो से पंजाब की सियासत अब तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। सीरत ने दावा किया कि उन्हें और उनके भाई को उनके पिता द्वारा नजरअंदाज किया गया है। सीरत कौर ने आगे आरोप लगाया, उनके भाई दिलशान को भगवंत मान ने उनके घर से बाहर भी निकाल दिया था क्योंकि उनके पिता उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे पारिवारिक मामला बताया। सीरत मान ने वीडियो में कहा कि मैं सीरत कौर मान हूं, मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी हूं। मैं शुरुआत में ही साफ कर देती हूं कि इस वीडियो में मैं उन्हें मिस्टर मान या सीएम साहब ही कहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे पापा शब्द सुनने का अधिकार बहुत पहले ही खो दिया था। मैं साफ कर दूं कि इस वीडियो के पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव, राजनीतिक मकसद नहीं छिपा। सीरत कौर मान ने आगे कहा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं चाहती हूं कि हमारी कहानी भी दुनिया के सामने आए। अभी तक लोगों ने जो कुछ भी सुना है वो सब कुछ सीएम साहब की तरफ से ही कहा गया। उसके चलते हमें बहुत कुछ सुनना और झेलना पड़ा, जिसे मैं पूरी तरह से बयान नहीं कर सकती। आज तक मेरी माँ और मैं, हम सभी ने चुप रहकर सब कुछ सहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया गया। भगवंत मान को इस बात का एहसास तक नहीं है कि हमारी चुप्पी की वजह से वो इस गद्दी पर बैठे हैं। सीरत कौर ने सवालिया लहजे में पूछा कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सीरत कौर की मां इंद्रप्रीत ने कहा कि मैं अभी तक चुप थी, लेकिन अब भगवंत मान के शराबियों वाले वीडियोस शेयर करके उसे नंगा कर दूंगी। इंद्रप्रीत ने आरोप लगाया कि सीरत के वीडियो को भगवंत मान की पीआर टीम इंटरनेट से हटाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए तमाम तरह का दबाव डाला जा रहा है। उनके फेसबुक कमेंट को अकाली दल के प्रवक्ता परमबंस सिंह ने एक्स पर शेयर किया।
मध्य प्रदेश में बैठकर पीएम मोदी और अमित शाह ने सियासत के शतरंज में ऐसा मोहरा चला कि बाहर बैठे लालू और यूपी में बैठे अखिलेश चारों खाने चित्त हो गए। मध्य प्रदेश के नए सीएम के रूप में मोहन यादव के नाम का ऐलान होते ही बिहार और यूपी की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। यादव और मुस्लिम वोट के सहारे सियासत करने वाले लालू यादव और अखिलेश की तो जैसे जमीन ही खिसक गई। बीजेपी के निशाने पर अब लोकसभा का चुनाव है और इसी वजह से पहले उसने छत्तीसगढ़ की कमान आदिवासी समुदाय के नेता विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर की। आदिवासी समुदाय को बड़ा संदेश दिया और झारखंड से लेकर राजस्थान तक के आदिवासियों को खुश कर दिया। अब मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री बनाकर खास तौर पर बिहार और यूपी के यादव वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस सियासत से ओबीसी और आदिवासियों को सियासत करने की योजना बना रहे नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है, जिससे उबर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एमपी के होने वाले सीएम मोहन यादव महज 57 साल के हैं। इससे बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि वे राज्य के सेकंड लाइन नेतृत्व करने को लेकर तैयारी में हैं। अनुभव और एक्सपीरियंस मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं और उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर शिवराज कैबिनेट में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार में रहने और उसे चलाने का अच्छा खासा अनुभव रहा है। राजनीति में ऐसा माना जाता है कि सीएम पीएम जैसे पदों पर नए चेहरे को लाने पर उसकी स्वीकार्यता में दिक्कत होती है, लेकिन मोहन यादव के पास अच्छा खासा अनुभव है जिससे उन्हें सरकार चलाने में शायद ही कोई दिक्कत हो। मोहन यादव 1982 में माधव विज्ञान कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही एबीवीपी के सदस्य बन गए थे। उसके बाद से वो लगातार एबीवीपी में अलग अलग पदों पर रहे। इस लिहाज से देखें तो मोहन यादव में खांटी भाजपाई नजर आते हैं। मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव की राजनीति का अच्छा खासा असर है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव को सीएम बनाकर लंबी राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की। बीजेपी को उम्मीद है कि मोहन यादव का चेहरा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार में खासा असर डाल सकता है। मोहन यादव को सीएम बनाकर 2024 के लिए उत्तर के 2 बड़े राज्यों को संदेश दिया, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं और यादव ओबीसी में यादव वोटर्स एक निर्णायक वोट बैंक है। उज्जैन दक्षिण से बीजेपी के विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। ओबीसी नेता मोहन यादव को शाम को भोपाल में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक में मध्य प्रदेश का भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। वह निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत थे। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के बूते भाजपा ने राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। खुलेआम करोड़ों की रिश्वत लेने वाले संजय सिंह पर कोर्ट की दोहरी मार पड़ी। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी। संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने गत 20 नवंबर को नोटिस जारी किया था और केंद्र और ईडी से सिंह की तरफ से दायर याचिका पर जवाब देने को कहा गया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। हालांकि जमानत याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की बात कही है। आम आदमी पार्टी के सांसद के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पहले से ही राउज एवेन्यू कोर्ट मामले में 60 पेज का पूरक आरोप पत्र दायर कर चुकी है। उन पर आरोप लगाया गया था कि वो दिल्ली आबकारी नीति मामले में साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में संलिप्त रहे। कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत अवधि 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं संजय सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होने की इजाजत दी। कोर्ट ने संजय सिंह को इस हफ्ते राज्यसभा सचिवालय में अपना जवाब दाखिल करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने संजय सिंह को इस दौरान पार्टी के किसी कार्यकर्ता नेता से बात करने की इजाजत नहीं दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने संजय सिंह को कहा है कि वे इस दौरान मीडिया से भी बात नहीं करेंगे। संजय सिंह ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी ने कई बार बुलाया है लेकिन जा नहीं पाया। अभी सील कवर में लेटर आया था, लिखित जवाब देकर देना है और उसका कंटेंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई भी समय कोर्ट तय कर दे, उसी दिन जाकर अपना जवाब दाखिल कर दूंगा। संजय सिंह को कमेटी के सामने 5 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन 4 अक्टूबर को उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। संजय सिंह के वकील ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी के सामने 4 बार अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है, उसी में पर्सनल अपीयरेंस करके जवाब दाखिल करना है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक दिन दे दें और वहां पर चेयरमैन मौजूद नहीं रहा तो सुनवाई तब भी नहीं होगी, इसलिए आप अपना जवाब ही दाखिल कर दीजिए, उसको रिकॉर्ड पर ले लिया
जाएगा। संजय सिंह के वकील ने कहा कि आधे घंटे का समय दे दीजिए, दाखिल जवाब करने के लिए कहा है। अर्जी में ये कहा गया कि राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी के सामने 4 मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक मामले में कमेटी के सामने जवाब दाखिल करना है। अर्जी में कहा गया कि राज्यसभा सचिवालय द्वारा जेल अथॉरिटी को भी मामले में पत्र भेजा गया था। ईडी ने गत 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर तलाशी लेने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने संजय सिंह से कई घंटे पूछताछ की थी। वे अक्टूबर महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी से पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।